अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PS5 101 के लेसन नंबर 10 को। तो ये स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट एंड नेचर नर्चर इश्यूज। डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल चेंजेस टेक ओवर द एंटायर लाइफ। Human development in biology sense, eyes, शेप, फंक्शन ऑफ बॉडी, जेनेटिक शेप, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर जो चेंजिंग होती हैं ये बायोलॉजिकल सेंस में ह्यूमन डेवलपमेंट है। और साइकोलॉजिकल सेंस के अंदर या फिजियोलॉजिकल सेंस के अंदर क्या है? साइकोलॉजिकल सेंस में कह रहा है कि फिजिकल, कॉग्निटिव और साइको सोशल चेंजेस जो होती हैं वो अगर बंदे में वक़्फ़ु पज़ीर होती हैं तो ये किस सेंस में है? साइकोलॉजिकल सेंस में। साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ये लर्निंग, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सब जो हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। इशू ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, आप इंटरेस्ट के साथ लेसन सुनते जाएं। आपका लेसन जो है काफ़ी लेंथी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेसन है और मैंने डिटेल से ब्रीफली काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अंदर। तो इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। पहले इशू क्या है कि इज डेवलपमेंट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। क्या डेवलपमेंट मुसलसल होती रहती है या मुख्तलिफ वक्फों से होती है, रुकती है या फिर शुरू हो जाती है, या फिर ऐसा तो नहीं होता कि एक चीज़ की डेवलपमेंट कुछ टाइम तक होती है और फिर रुक जाती है। ये दोनों ही चीज़ें देखी गई हैं। कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है लेकिन कुछ टाइम के साथ रुक जाती है। इस डेवलपमेंट जनरल और स्पेसिफिक। क्या डेवलपमेंट का असर पूरे जिस्म पर होता है या फिर जिस्म के स्पेसिफिक हिस्सों पर होता है? इसके मुतालिक भी यही देखा गया है कि कुछ सूरतों में डेवलपमेंट जनरल तरीकों से इंसान पर एज अ होल दिखाई देती है और कुछ सूरतों में डेवलपमेंट स्पेसिफिक हिस्सों पर जाहिर होती है। इस डेवलपमेंट स्टेबल और चेंजिंग। क्या डेवलपमेंट जो है तब्दील होती रहती है या फिर एक स्टेबल चीज़ है, यानी एक बार डेवलपमेंट हो गई तो बस वही रहती है, या फिर चेंज होती रहती है? आगे कह रहा है ह्यूमन एक्टिव और पैसिव। क्या इंसान जो है वो एक्टिव हैं या पैसिव हैं? क्या हम जिस ऑर्डर में पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, इसी तरीके से नेचुरली डेवलप होते रहते हैं, या फिर हमारी आदत, हमारे रूटीन्स, हमारी एक्टिविटीज़ इसे इफ़ेक्ट करती हैं? नेचर वर्सेस नर्चर, इसका डिफरेंस समझ लीजिए। नेचर क्या है और नर्चर क्या है? नेचर क्या है कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन, हेरिडिटी प्रॉपर्टीज जो होते हैं एक पर्सन की, उसको नेचर कहते हैं। और नर्चर एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज, इंटरनली जो होती हैं चीज़ें वो नेचर, और एनवायरमेंटल जो होती हैं प्रॉपर्टीज बंदे की, एनवायरमेंट जो इफेक्ट करता है जिसकी वजह से इंसान के एनवायरमेंट की वजह से वो जो प्रॉपर्टीज बनती हैं उसको हम नर्चर कहते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका बैकग्राउंड या जिसकी फैमिली तो किसी अच्छे मुकाम पर नहीं है, लेकिन वो आम सी फैमिली है, लेकिन इस बंदे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, इसने मेहनत की और इसने एक नुमाया मुकाम हासिल किया। या फिर ये भी हम देखते हैं कि एक बंदा जिसकी फैमिली जो है वो एक नुमाया फैमिली है, बहुत अमीर कबीर लोग हैं या बहुत ओहदों पर फायज लोग हैं, लेकिन वो बंदा जो है ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि वो एक आम सी जिंदगी गुजार देता है। फ्रेंच फिलासफर रेनी डिस्कार्ड्स के मुताबिक इंसान कुछ ऐसे इनबॉर्न आइडियाज़ के साथ पैदा होता है जो कि लॉन्ग लास्टिक होते हैं, जो कि हमेशा इंसान की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते रहते हैं। थॉमस हॉब्स और लॉकी ने ज़्यादा फोकस इंसान की ज़िंदगी के रोज़मर्रा के एक्सपेरिमेंट्स पर किया, कि इंसान की लाइफ बनाने में इसके एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा अहम हैं। काफ़ी अर्से तक इस बात पर यकीन किया जाता रहा कि इंसान का विरसा ही इसके आने वाली ज़िंदगी को बनाता है। यूजेनिक्स एक टर्म यहाँ पे है, ऐसी एजेंसीज की स्टडी जो कि इंसान की रेशियल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो अच्छी नस्लें होती हैं ना, आला नस्लें होती हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव करती हैं। फॉर गाल्टन, जिस फैमिली में जहानत वाला आंसर शुरू से ही चला आता है तो इस फैमिली के लोग ज़हीन होंगे और इनके बच्चे भी ज़हीन होंगे।
इसने कहा कि अगर हम ज़हीन लोगों को इकट्ठा करके आपस में इनकी शादियां करें और काफ़ी अरसे तक ऐसा होता रहे तो शायद हम ऐसी कौम बनाने में कामयाब हो जाएं जो सिर्फ और सिर्फ ज़हीन और काबिल लोगों पर मुश्तमिल हो। प्रीवेलेंट अप्रोच बोथ इन्फ्लुएंसेस एनवायरमेंटल प्लस हेरिडिटी आर इम्पोर्टेंट। एनवायरमेंट के अंदर आ गया पेरेंट अप्रोच आ गई और हेरिडिटी के अंदर चाइल्ड टेम्परामेंट आ गई। ये एग्जांपल्स हैं। ये दोनों चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होती हैं। इंटेलिजेंस भी एक इनहेरिटेड चीज़ है, लेकिन ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इसे एक्सटर्नल माहौल में यूज़ किस तरह किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहले, हाइट, वेट हो गया, बर्स्टी हो गई, टोन ऑफ वॉइस हो गया। ये सारे एज इट इज़ ही याद करने हैं आपने, और 2 से 3 लिखने के लिए कहा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेमोरी आ गई, एबिलिटी एज मेजर्ड ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट आ गया, रीडिंग डिसेबिलिटी आ गई। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर शाइनेस आ गई, उसके बाद एंजाइटी आ गई, अल्कोहलिज्म आ गई। पेरेंटल एक्सपेरिमेंटल इन्फ्लुएंसेस के अंदर मदर न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्टेट, इलनेस ऑफ मदर, मदर यूज ऑफ ड्रग्स, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। स्टडीज टू डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर और नर्चर। यानी ये फैसला किस तरह किया जाता है कि नेचर का असर क्या है और नर्चर का असर क्या है। इसके लिए कुछ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है ट्विन स्टडीज। इसमें एक जैसे या मुख्तलिफ ट्विन्स की स्टडी की जाती है और उन ट्विन्स की खसूसियात को स्टडी करके ये देखा जाता है कि हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का हम पर कितना असर है। मिसाल एक लेते हैं। अमेरिका में न्यू जर्सी में पाए जाने वाले 2 आइडेंटिकल ट्विन्स की मिसाल को देखते हैं जिनकी परवरिश 2 मुख्तलिफ जगहों पर हुई। उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा। जब बाद में इनकी स्टडी की गई तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कॉमन थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उनका हाइट जो थी सेम थी, उनका कद, उनकी जो फायर फाइटर को वो शौक से देखते थे, खेलते थे। 250 पाउंड वेट दोनों का था। दोनों काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड जो थे, सेम इंटरेस्ट था उनका। चाइनीज़ फूड लाइक करते थे वो। हंसने का स्टाइल ये सेम था। फाइट फायर को दोनों पसंद करते थे। यानी कि उनकी जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पैदा होने के साथ ही सेट हो चुकी थी। हेरिडिटली उनको शिफ्ट हो गई थी ये। ट्विन स्टडीज विद मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोट मतलब के सिंगल सेम जीन। मोनोजाइगोट सेम जीन, दूसरा डाइजाइगोट का मतलब है डिफरेंट जीन्स। ट्विन्स रियर अपार्ट मतलब सेम जीन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ट्विन्स रियर टुगेदर सेम जीन सेम एनवायरनमेंट। ट्विन स्टडीज विद डाइजाइगोटिक ट्विन्स मतलब के डिफरेंट जीन्स। रियर अपार्ट का मतलब है डिफरेंट एनवायरनमेंट। रियर टुगेदर मतलब डाइजाइगोटिक ट्विन्स यानी कि डिफरेंट जीन्स, और रियर टुगेदर सेम एनवायरनमेंट। आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई होगी, मतलब कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट ट्विन्स को रख के देखा। पहले मोनोजाइगोटिक के अंदर रख के देखा, दोनों के अंदर सेम जीन्स थी, लेकिन पहले एनवायरनमेंट डिफरेंट था दोनों का, फिर दोनों को सेम एनवायरनमेंट में रखा। फिर उसके बाद डाइजाइगोटिक ट्विन्स के देख ले जिनकी जीन्स जो दोनों की डिफरेंट थी, और दोनों को पहले डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा और फिर उसके बाद सेम एनवायरनमेंट में रखा, फिर उनकी स्टडी की। अडॉप्शन स्टडी क्या है कि चिल्ड्रन विद डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स, मतलब मुख्तलिफ बच्चों को इकट्ठा किया, सेम पेरेंट्स से सेम एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश की गई। कॉन्जुगेटी स्टडीज, इसमें हम ट्विन्स की स्टडी की बजाय क्लोज रिलेटिव की स्टडी को देखते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ट्रेड्स इन एनिमल्स, ऐसी स्टडीज जो जानवरों पर की जाती है, इनमें कुछ ट्रेड खसूसियात पाई जाती हैं और फिर अगर वही ट्रेड खसूसियात जो इनमें मुंतकिल की जाती हैं और फिर अगर वही ट्रेड इनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी आती हैं तो हम इसे इंसानों पर भी अप्लाई करके देखते हैं। रिसर्च ऑन नेचर नर्चर फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल इशूज़, इससे हम एक जैसी ट्रेड वाले लोगों की मुख्तलिफ एनवायरमेंटल कॉजेज़ को देखते हैं। पेरेंटल स्टडीज, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, अडॉप्टेशन, ट्विन स्टडी, ये सब इसमें शामिल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिमिटेशंस कुछ हैं इसकी कि एथिकली ठीक नहीं है। इखलाकियात के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं हम इंसानों पर करते हैं वो इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। दूसरा, एनिमल्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें एप्लीकेबल हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब इंसानों पर एप्लीकेबल हों। हेरिडिटी एंड फिजिकल डेवलपमेंट,
वो डेवलपमेंट जो जिस्म पर होती है, जो कि हम ज़ाहिरी तौर पर आमतौर पर देख भी सकते हैं और नहीं भी। मसलन हमारी स्किन के पोर्स में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम आम आँख से इसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर हाइट का बढ़ना है, फिज़िकल चेंज है, ये भी इसको देखा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बाप की तरफ से स्पर्म और माँ की तरफ से एग्स का मिलकर ज़ायगोट बनाते हैं। ये बाद में बनने वाले बच्चे का जेनेटिक मेकअप होता है, जो कि पहले से ही बच्चे को माँ और बाप की तरफ से मिल जाता है। आपको मेरी बात समझ आएगी? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने कहा कि बाप की तरफ से स्पर्म आता है और माँ की तरफ से एग, ये मिलकर ज़ायगोट बनाते हैं। बाद में बनने वाले बच्चे का जेनेटिक मेकअप जो होता है, वो पहले से ही माँ और बाप की तरफ से बच्चे को मिल जाता है। जो ज़ायगोट होता है वो उसके अंदर पूरे का पूरा बच्चे का जेनेटिक मेकअप होता है। क्रोमोसोम्स कह रहा है कि ईच स्पर्म एंड ओवम कंटेन 23 क्रोमोसोम। स्पर्म में भी 23 होते हैं और ओवम में भी 23 होते हैं, जो कि टीनी रोड शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पैक्ड इन द जीन्स। जीन्स क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट आर ट्रांसमीटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस को ट्रांसमिट करते हैं, उनको जीन्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं। जीन्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। कह रहा है कि जीन जो है डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। जो चीज़ डोमिनेंट होगी वो ज़ाहिर होगी, और जिस चीज़ की खसूसियात रिसेसिव होंगी वो ज़ाहिर नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। अगर एक जीन माँ की तरफ से भी है, एक बाप की तरफ से भी है। बाप की जीन की आइज थी ब्राउन और माँ की थी ब्लैक। अब बाप की डोमिनेंट है और माँ की रिसेसिव है, तो बाप वाली आइज का कलर बच्चे में मुंतकिल होगा। लेकिन अगर माँ की डोमिनेंट है तो माँ की जो आइज का कलर है वही बच्चे में शिफ्ट होगा। एमसीक्यूज पर्पस के लिए देख लीजिए। ईच जाइगोट्स 46 क्रोमोसोम्स कंटेन अबाउट 30,000 सेगमेंट्स। जीन्स मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। जीन डीएनए से मिलकर बनते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। पेरेंटल स्टेज, इसके अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर, जाइगोट के अंदर जब हार्ट, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये एम्ब्रियो स्टेज होती है। उसके बाद फीटस क्या है? बच्चे इस 9 वीक के बाद, जाइगोट के बनने के 9 हफ्ते के बाद से लेकर बच्चे की बर्थ तक का जो टाइम होता है, इसको हम फीटस कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एम्ब्रियो, ये जनरल है, हम लोगों को पता है इस चीज़ का कि सेक्स की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। कैसे पता चलता है कि मेल होगा या फीमेल होगी? माँ की तरफ से तो एक्स एक्स आता है और बाप की तरफ से एक्स वाई। जब एक्स माँ की तरफ से आया और बाप की तरफ से भी एक्स आया, ये दोनों मिलेंगे तो फीमेल बेबी बनेगी। अगर माँ की तरफ से एक्स, माँ की तरफ से तो आना ही एक्स है ना, बाप की तरफ से वाई आता है और माँ की तरफ से एक्स, दोनों मिलके एक्स वाई जो है वो मेल बेबी बनाते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं और फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बंदे की जो एनवायरनमेंट के अंदर जो देखी जा सकती हैं, उनको फिनोटाइप कहते हैं। एलेलीज क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। This difference in color is due to fact that genes come in alternative form called alleles. When alleles are identical, a person is homozygous. यहाँ कंसेप्ट एक और आ गया होमोजाइगस का और हेट्रोजाइगस का। होमोजाइगस क्या है कि सेम एलेलीज होंगी तो होमोजाइगस होगा, डिफरेंट एलेलीज होंगी तो डिफरेंट हेट्रोजाइगस कहेंगे इसको हम। यहाँ हम एग्जांपल, जिस तरह आपको मैं बता दूं, एग्जांपल से आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि एक पर्सन है जिसके पास होमोजाइगस है, तो मतलब कि उसके पास एक जैसे एक टाइप की जीन्स है, उसकी आइज ब्राउन है तो ब्राउन आइज वाली जीन्स है उसके पास। लेकिन एक हेट्रोजाइगस जो बंदा है, वो उसके पास दो तरह की रिसेसिव जोन सी भी है, डोमिनेंट जोन सी भी है, ब्राउन है या ब्लू है। लेकिन अगर उसके पास दो तरह की हेट्रोजाइगस है, वो तो उसके पास दो तरह की जीन्स होंगी, दो तरह की उसके पास ब्राउन और ब्लू आइज वाली होंगी, जो कि अगली नस्ल में दोनों तरह की मुमकिन होंगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इसमें एक खास जीन डोमिनेट होती है और वही जाहिर होती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, इसमें ट्रेट उसी वक्त जाहिर होता है जब एक बंदे में उसके मुतालिक दोनों जीन्स, एक माँ से और एक बाप से, दोनों से आए, उसी वक्त उसके अंदर वो ट्रेट, वो खसूसियत जाहिर होती है। अगर बाप से आ जाए और माँ से ना आए फिर वो, या फिर माँ से आ जाए और बाप से ना आए, तो वो खसूसियत जो उसके अंदर वो जाहिर नहीं होती। आगे करें मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। कम्बिनेशन ऑफ सेवरल जीन्स, बहुत सारी जीन्स मिलकर जो कम्बिनेशन बनाती हैं,
इनहेरिटेंस का जो पैटर्न बनाते हैं उसको मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कहते हैं। या फिर इंटरेक्शन ऑफ जीन विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जीन्स के ऊपर जो एनवायरमेंटल फैक्टर असर करते हैं अपना, उसके बाद जो इनहेरिटेंस जो बनता है, जो पैकेज बनता है पूरा इनहेरिटेंस का, उसको हम मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कहते हैं। व्यूज़ ये था आपका PSY 101 का लेसन नंबर 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेसन थोड़ा लेंथी था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अपने नेक्स्ट लेसन के साथ जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।